नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट्स। आपके 3-4 दिन बाद में एग्ज़ाम है, तो मैं ये सोच रहा था कि आपको इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं और करवा ही दूं साथ साथ में। बता तो क्या तो सबसे पहले चैप्टर अपना जो विकास डेवलपमेंट वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, हम विकास की बात करें तो विकास के बारे में मैंने कई बार कहा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है। विकास के बारे में मैंने कई बार आपको डिटेल में बता रखा है। वैसे विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ निर्धनता यानी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होने के साथ साथ निर्धनता, असमानता, अशिक्षा, बीमारी में कमी हो अर्थात लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, यही विकास कहलाता है। तो हम देखते हैं आज इसके अंतर्गत इसके बारे में अध्ययन करते हैं आज। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करके निकाली जाती है, यानी पर कैपिटा इनकम की बात कर रही है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं। जो अपनी राष्ट्रीय आय होती है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। इसमें कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, इसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखना आप, इसमें है ना देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। अगला प्रश्न है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो मैं आपको बता दिया केरल का शिशु मृत्यु दर कारण उसकी देखो स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च है, वहाँ पर शिक्षा अच्छी है, वहाँ पर आपको पता है वहाँ की साक्षरता दर 93.91% के लगभग है वहाँ की साक्षरता दर। तो भारत में पहले नंबर पर आता है। इसीलिए ये भी ध्यान रखना वहाँ पर मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। देखो, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले, ये याद रखना, 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है, ये याद रखना, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न देखना आप, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो जिसका HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो उसी का होगा। तो आपने यहाँ देख लेना, केरल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में से किसका HDI भारत से अधिक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। देखो, मैं इसके बारे में लास्ट में आपको HDI के बारे में बता दूंगा कि HDI क्या है क्या नहीं है सब। तो देखो, श्रीलंका, अगर हम श्रीलंका के बाद स्थिति देखें तो भारत का स्थान आता है, भारत के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान भारत में इसमें सबसे पिछड़ा हुआ है पड़ोसी देशों में। जैसे पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान आता है, ये भी ध्यान रख लेना साथ साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्यों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको पता है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, GDP। देखो, GDP का क्या अर्थ होता है। GDP को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या मैं कह सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद को GDP कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे औसत आय पर कैपिटा इनकम, ये सबसे ज़्यादा है कि दो देशों के बीच में तुलना करने का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है ना, वो पर कैपिटा इनकम होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या भाग देने से क्या प्राप्त किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था उसके पर कैपिटा इनकम प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने की संभावना है, पूछा भी जा चुका है। तो इसको आप मेरा विशेष तौर पर आप इसे ना ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ इसके बारे में, तो इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको ये आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे भारत, दुनिया की बात करें तो दुनिया में उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर और निम्न स्तर पर, 3 स्तर पर विश्व बैंक ने बांट रखा है। तो भारत मध्यम स्तर में आता है, याद रखना, मध्यम स्तर में। और ये ध्यान रखना, ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है,
मानव विकास भारत निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? अब देखो इसका मतलब क्या होता है। एक तो होता है नवीकरणीय, नवीनीकरणीय या नवीनीकरण। वे संसाधन, नवीनीकरण क्या होता है? वे संसाधन जो अब यानी ऐसे संसाधन जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और ये नवीकरणीय संसाधन है, जिसको मैं कह सकता हूँ, इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसको समाप्य और असमाप्य भी कहते हैं, सॉरी ध्यान रखना ये। इसको परंपरागत एवं गैर परंपरागत भी कहा जाता है, तो ये विशेष तौर पर याद रखना है इसकी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनडीपी के अनुसार यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार किसी भी देश के विकास को आंकने का जो मुख्य आधार क्या होता है? तो आपको यूएनडीपी आपको पता है एक रिपोर्ट जारी करती है, ये एक रिपोर्ट जारी करती है। ये रिपोर्ट किसकी? एचडीआई की रिपोर्ट जारी करती है। किसकी रिपोर्ट जारी करती है? एचडीआई। एचडीआई में आपको पता है सूचक कितने होते हैं? एचडीआई में 3 सूचक होते हैं। कितने सूचक होते हैं? 3। कौन कौन से 3 होते हैं? प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम होता है, एक लोगों का शिक्षा का स्तर होता है, लोगों की शिक्षा का स्तर होता है, एक लोगों का स्वास्थ्य होता है। तो ये 3 स्तर होते हैं, आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, आप 100% याद रखना है इनको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अति लघुरात्मक प्रश्न है, जल्दी देख लेते हैं, समय का अभाव है आपको। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? हम इसकी बात कर चुके हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की बेहतर व्यवस्था है वहाँ पर, इसी वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर ही विकास की गणना करना सही है? नहीं, ये याद रख, क्योंकि उस आय की असमानता का पता, क्योंकि उससे आय की असमानता का पता नहीं चलता। नेक्स्ट प्रश्न देखना, जीडीपी का अभी हमने पढ़ लिया था तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? पूछा जा रहा है कि भारत में एचडीआई में टॉप पर कौन है? तो एचडीआई में आपको याद रखना है, एचडीआई में टॉप पर कौन है? केरल है। कौन है एचडीआई में टॉप पर? केरल है। मानव विकास सूचकांक, या मैं कह सकता हूं कि एचडीआई की गणना कौन करता है? तो मैंने कहा था यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी क्या करता है? गणना करता है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की बात करें। राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। ये सब जानते हो आप अच्छे से, राशन की दुकान को राशन होता है, उसकी वजह से आपको पता है, पर यानी एक घर के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, गेहूँ दिए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति के अनुसार, जैसे किसी को किसी महीने 5 किलो दे देते हैं, किसी महीने में 10 kg दे देते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, जन सुविधाओं का क्या करता है? वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, आपको पता है सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं सरकार ने चला रखी हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? आप ये याद रखना, क्यों जरूरी है आप खुद ही बताओ। ये एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगर ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी इनके लिए क्या, इनको, क्योंकि समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, हजारों लाखों वर्ष इसमें बनने में लग जाते हैं, तो इसी वजह से इनको हमें बचाना चाहिए। और जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनका उपयोग करना, जैसे कोयले की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए हमें, इसके अलावा पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारे पास विकल्प है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ या लघुरात्मक प्रश्न है, इनकी हम बात करें, जो संभावित 3 या 5 अंक, 3 अंक हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी। पहला प्रश्न देखो, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं पहले बता चुका हूँ। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट करो। देखो, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए विनाश का कारण बन सकता है। मैंने इसके बारे में आपको पहले उदाहरण बता रखा है। जैसे मान लेना एक बांध है, तो बांध बनाए तो इसमें प्रकृति का नुकसान है एक, तो इसके अलावा मानव का नुकसान है इसमें। कैसे?
आपको पता है बांध बनाने के लिए बहुत सारी, जैसे ये मान लेना यहाँ पर हमने एक डैम बना दिया, ठीक है, ये डैम बना दिया, तो सारा का सारा ये क्षेत्र हमने इस पर कब्जा किया। तो यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा पहले तो वनों को काटा, वनों को काटने की वजह से यहाँ पर जो वन्य जीव थे उनको नुकसान उठाया। इसके अलावा यहाँ पर स्थित जितने भी गांव थे उन गांवों को खाली कराना पड़ा। अब बताओ, गांव को खाली कराना पड़ा तो लोग यहाँ से क्या हो गए, विस्थापित हो गए, तो वो जाकर शहरों में बस गए। शहरों में बसने की वजह से वो कहाँ बसेंगे, गंदी बस्तियों का निर्माण करेंगे, रोजगार की उनके पास पर्याप्त सुविधा ही नहीं होगी। इस प्रकार से एक गंभीर समस्या अपने आप में, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, एक विकासशील देश और विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या होती है? देखो इंपॉर्टेंट है ये, सुनना इसको अच्छे से ढंग से। विकसित देश क्या, उनके पास नई तकनीक होती है, उच्च तकनीक होती है इनके पास। किसके लिए? उद्योगों में उनके काम करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, हाई क्वालिटी हाई लेवल की। उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, उसकी उच्च स्तरीय रहन सहन देखो वो हमसे बेटर, यानी विकासशील या अविकसित देशों की तुलना में अच्छे होते हैं वो। अगर और उनकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा होती है। आप देखो अमेरिका, यूएसए की बात करें हम, इसके अलावा कतर की बात करें, इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। यूएसए हो गए, डेनमार्क हो गए, यानी वेस्टर्न कंट्री जितनी भी है उनकी बात कर रहा हूँ। साक्षरता दर लगभग 100% के लगभग इनकी साक्षरता दर होती है, ध्यान रखना। विकसित देश, विकासशील देशों की बात कर लेते हैं। विकासशील देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं, पर कैपिटा कम होती है इनकी, इसके अलावा यानी प्रति व्यक्ति आय कम होती है और साक्षरता दर भी कम होती है। देखो जैसे भारत की 74.04% है, भारत एक विकासशील देश है। अब आप खुद ही देख लो कितनी कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, आय के अतिरिक्त कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है मुझे, ये याद रखना, इसको पढ़ के जाना अच्छे से याद करके। आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, ध्यान रखना। मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। देखो इससे ज्ञान और दक्षता बढ़ती है, यानी स्किल डेवलपमेंट होता है। किसकी वजह से? साक्षरता की वजह से। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक 5वीं क्लास पास है, एक ग्रेजुएशन किया है, तो इसके पास में विकल्प अधिक होंगे या इसके पास में? ऑब्वियसली इसके पास में अधिक होंगे, क्योंकि इसने ग्रेजुएशन करके रखी है, इसके पास समझ भी होगी, इसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हर फील्ड में काम करने की योग्यता रखता है। तो ये ध्यान रखना। देखो साक्षरता से रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीक और प्रयोग का स्तर बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, जैसे मान लेना एक ये इंसान है, एक यहाँ पर है, ये अनपढ़ है, समझना दोनों, ये दो है, ये स्कूली शिक्षा इसने पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली है, जबकि ये अनपढ़ है। तो इसमें और इसमें रात दिन का फर्क होगा। ये बहुत समझदारी से काम करेगा, जबकि ये आड़ू काम करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी साक्षरता से, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो कुछ टिप्पणियां हैं, मैं कक्षा में कई बार कह चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। पहली कौन सी है? शिशु मृत्यु दर की। अभी हमने पढ़ा था कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है। अगली हम बात करें निवल उपस्थिति अनुपात, ये किसे कहते हैं? देखो जो अपनी है निवल उपस्थिति अनुपात, इसकी बात करें तो ये किसी आयु विशेष के विद्यालय में जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के मध्य का अनुपात होता है। इसमें भी दे रखा आपके 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ उसका अनुपात होता है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था कि जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जितने भी बच्चे जो एक निश्चित आयु का ले रहे हैं, इसमें 6 से लेकर 10 वर्ष की आयु का ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। जैसे इसमें कितना ले रहे हैं? 6 से 10 का ले रहे हैं, तो ये तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इसी आयु वर्ग के बच्चे बहुत सारे बच्चे इसी आयु वर्ग के जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनके मध्य का जो अनुपात है ना, उसको क्या कहा जाता है? निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है।
नेक्स्ट की बात करें हम इसमें, तो साक्षरता के बारे में बहुत बार कह चुका हूँ। देखो मैंने जो परिभाषा बता रखी है आपको कि 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा, कोई भी बच्चा जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, वो साक्षरता कहलाता है। तो इसमें देखो क्या दिखा है, किसी भी देश या राज्य की साक्षरता दर वहाँ के लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अधिकांशतः ये प्रतिशत में दर्शाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि साक्षरता को किस में प्रदर्शित किया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि भी दिखाया जाता है। तो ये भी याद रखना कि साक्षरता की परिभाषा को, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ साक्षरता की परिभाषा को, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्या याद रखना, एक 7 वर्ष का बालक है और 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ये क्या कहलाता है, ध्यान रखना, साक्षरता कहलाता है। नेक्स्ट देखो, विकास की धारणीयता से क्या मतलब। धारणीयता सतत पोषणीय विकास की बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपने आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करना और किसका, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर उपयोग करना। तो यही बात इसमें कह रखी है कि देश या विश्व का विकास होता है बल्कि भविष्य में भावी पीढ़ी के स्तर को बनाए रखे, वही धारणीयता है। देखो उदाहरण की मदद से दे रखा है इसमें कि भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी आपको पता है पूर्ण भरण हो सकता है इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिसे भावी पीढ़ियाँ भी उपयोग कर सकें। जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए, आदि है इसमें। नेक्स्ट, एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना के 2 आधारभूत मापदंड क्या हो सकता है। एक तो याद रखना नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, एक बात करना पर कैपिटा इनकम की, एक राष्ट्रीय आय की, एक प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा अगला नेक्स्ट, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। देखो सार्वजनिक सुविधाएं, ये सुविधाएं मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवा प्रदान करती है। जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, सरकार बहुत सारी सेवाएं देती है, याद रखना। तो ऐसी ये क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो याद रखना ये जीवन विकास के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, जैसे गाँव में सरपंच द्वारा ये कार्य किया जाता है। पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रामक जो बीमारियां होती है इसके अलावा बीमारियों से बचाव, ये सारा। जैसे कोरोना में सरकार ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया था। देखो अगला क्या है, अगला प्रश्न देखो, विकास क्या है और विकास के 2 पहलू क्या है। विकास मैंने कहा जीवन में प्रगति और सुधार को, विकास जीवन में प्रगति एवं सुधार को बताता है। विकास के पहलू अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मैंने कहा ना किसी के लिए विकास है तो वो किसी के लिए विनाश भी हो सकता है। अब देखो एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए विकास नहीं, वो विनाश हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है, एक उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहता है परंतु इसे किसानों के मकान, खेती की जमीन जलमग्न हो सकती है। मध्य पूर्ण के देशों की प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम अधिक होने के बावजूद ही विकसित क्यों है, ये मिडल देशों की बात कर रहा है। तो अगर मिडल देशों की बात करें तो इसमें देखना आप, ये विकसित देश नहीं कहा जा सकता, इसका विकास का प्रदर्शन निम्नतर है। जैसे अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, खाड़ी देशों की, इसके अलावा मध्यवर्ती जो 5 देश है एशियाई, उनकी बात करें। पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है, एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होना, साक्षरता दर निम्न होना, लोगों के बीच असमानता है और स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं है। तो बहुत सारे हैं इसके रीजन। देखो अगला फिर ये प्रश्न वापस आ गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, 2 लाभों का वर्णन कीजिए। ये मेरे हिसाब से सरल प्रश्नों में पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना इसे। देखो क्या है, राशन वितरण प्रणाली जिसके द्वारा एक उचित मूल्य पर गरीबों को राशन
सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। लाभ, गरीबों को कम मूल्य पर राशन देना, गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर का सुधार करना। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बता दिया था, इस प्रश्न का उत्तर ये वापस रिपीट हो गया है, तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये ज्ञान और दक्षता देता है, ये रोजगार उत्पन्न करता है, आधुनिक तकनीक को लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है, नए उद्योग को स्थापित करने की क्षमता का विकास करता है, लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा बीमारियों के प्रति जागरूक करना और नियंत्रित करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देश के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए दो मापदंड है। पहला HDI, दूसरा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। HDI शैक्षणिक स्तर सूचक, यानी इसके 3 हैं, आपको मैंने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम, ये 3 इसके सूचक है, ध्यान रखना। और प्रति व्यक्ति आय जो देश की औसत आय है, जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग, यानी राष्ट्रीय आय को जनसंख्या में भाग देने पर निकाली जाती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगला है सार्वजनिक सुविधाओं की किन्हीं 3 मुख्य उपयोगिताओं का उजागर कीजिए। सार्वजनिक सुविधाएं, ये लोगों की वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराना आसान है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सरकार द्वारा ये योजनाएं, सरकार द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर का आपको पूछे जाने की संभावना है। देखो, विकास लक्ष्यों का मिश्रण होता है। सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा होती है। देश के विकास के विभिन्न लोगों की धारणाएं परस्पर विरोधी हो सकती है। अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। अब इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना यहाँ पर। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो पूछे जाने की संभावना है। मैंने इसमें इन प्रश्नों में इसको नहीं लिया है। तो देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें तो देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। ये कंपनी किसे कहते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी वे कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में, एक से अधिक देशों में, किस पर, देशों में उत्पादन पर, किस पर, उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। इसके अलावा आपको मैंने विश्व बैंक के बारे में थोड़ा इसके बारे में भी देख लेना, विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक के बारे में मैंने कहा था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, आपको याद है 1944 में। इसकी वजह से इसी सम्मेलन जो USA में हुआ था, हैम्पशायर में, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इन्होंने कार्य स्टार्ट कब किया था। वर्ल्ड बैंक ने 1947 में इसने कार्य करना स्टार्ट किया था, ये शुरू किया था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा विकसित देश क्या होते हैं, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय और उच्च जीवन स्तर की विशेषता वाले देश को विकसित देश कहा जाता है। इसके अलावा UNDP के बारे में मैंने बता दिया आपको, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बता दिया था, HDI के बारे में बता दिया था, और सतत पोषणीय विकास के बारे में बता दिया था। तो यहाँ से अगर आपको और भी देखना है तो मैंने अच्छे से पार्ट को कवर करा रखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन और भी बन सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं अगले चैप्टर में आपको अगले चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन और करवा दूंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।